वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 14 जिसका नाम है इंडियाज लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का पार्ट टू यानी कि वीडियो का पार्ट 2 नहीं, इसका ऑलरेडी चैप्टर 13 है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो सेम नाम है लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1 जो चैप्टर 13 है, और यह है पार्ट 2 जो चैप्टर 14 है। बेसिकली चैप्टर 13 के अंदर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था, लोकेशंस के बारे में बताया हुआ था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिजियोग्राफी के बारे में मेन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। द लैंडफॉर्म्स व्हिच इज इरेगुलर एंड हैज सम अंडुएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी क्या होता है? तो इंडिया की ऐसी जमीन है, ठीक है, जो इरेगुलर और अंडुएशन है। इरेगुलर मतलब कि रेगुलर जमीन कैसी होती है कि एक फ्लैट लैंड होता है जहां पर बिल्डिंग्स देखने को मिलता है, रोड्स देखने को मिलता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इरेगुलर यानी कि वो नॉर्मल से थोड़ी अलग होती है। अंडुएशन यानी कि जहां पर ऊपर नीचे यानी कि आप माउंटेन्स बोल सकते हो, जहां पर चढ़ाई होती है, उतराई होती है, थोड़ी ढलांग होता है, ये सारी चीजें जहां पर देखने को मिलती है उसको बोला जाता है फिजियोग्राफी। इट इंक्लूड्स माउंटेन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एक्सेट्रा। माउंटेन्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, प्लेट्यूज इंक्लूड होते हैं, प्लेन्स इंक्लूड होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है जो किसके अंदर इंक्लूड होती है? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? इरेगुलर यानी कि रेगुलर के अलावा के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स के लैंडफॉर्म आप देखते हो कि कैसे कर्वी वेव में होते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है वो फिजियोग्राफी के अंदर इंक्लूड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया कैन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। हमने फिजियोग्राफी के बेसिस पे इंडिया के कुछ रीजन्स बनाए हुए हैं, यानी कि इंडिया को कुछ फिजियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा हुआ है। जो फर्स्ट आता है नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, सेकंड आता है ग्रेट नॉर्थन प्लेन, थर्ड आता है पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ आता है द कोस्टल प्लेन्स और फोर्थ आता है आर्चिप्लैग्स। ये 5 हिस्सों में हमने इंडिया का जो फिजियोग्राफिकल लैंडफॉर्म है उसमें उसको डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग आगे इन डिटेल ये सारी चीजें पढ़ने वाले, मतलब ये पांचों जितने भी हमने डिवाइड किए हुए हैं फिजियोग्राफी को, इसको हम इन डिटेल देखने वाले। फर्स्ट आता है नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, यानी कि सबसे पहला जो फिजियोग्राफिकल रीजन है नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, हम उसके बारे में देखेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया, इट इज नोन एज हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हिमालयन माउंटेन रीजन भी बोलते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि नॉर्थ में हमने जो बाउंड्री शेयर की हुई है वो कहीं ना कहीं हिमालयास के साथ की हुई है, यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ तो हम बाउंड्री शेयर करते ही है, बट बीच में जो इतना बड़ा जो एक गैप है वो है हिमालयन रेंज। तो वो है हमारा सबसे पहला फिजियोग्राफी। स्प्रेड और 2500 किलोमीटर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ के हिस्से की अगर बात करें, इंडिया का नॉर्थ का हिस्सा कौन सा होता है? जहां पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन यानी कि इस तरीके के लैंडस्केप फॉर्म में 2400 किलोमीटर के अंदर ये नॉर्थन हिमालयंस पूरे के पूरे फैले हुए हैं। इट इज एन आर्क शेप, और ये आपको जो पूरा का पूरा जो माउंटेनियस रीजन है या ये आपको पूरा जो हिमालयन सिस्टम है ये आपको आर्क फॉर्म यानी कि कर्वी वेव में देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में यानी कि एक कर्वी फॉर्म में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इट्स विड्थ रेंज बिटवीन स्प्रेड ओवर 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। अगर हम उसकी लंबाई की बात करें यानी कि आपने जो लेंथ देखी, ठीक है, वो कितनी थी? 2400 किलोमीटर। बट अगर आप विड्थ की बात करें कि उसकी मोटाई कितनी होती है, वो मोटा कितना है, तो अराउंड 240 से लेके 300 किलोमीटर के बीच में आपको उसकी विड्थ देखने को मिलेगी। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी माउंटेन रेंज। हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय कोई एक ही माउंटेन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जो एक दो माउंटेन्स है यही हिमालयंस है। हिमालय बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सारे माउंटेन रेंज इकट्ठा होकर एक पूरा हिमालयन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि आप देखिए कि एक पेंसिल होती है, ठीक है, बाद में अगर एक से ज्यादा होती है तो बहुत सारी पेंसिल्स हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको तोड़ना मुश्किल होता है या वो एक बंच हो जाता है। वैसे ही जो हिमालयन सिस्टम है वो एक दो माउंटेन नहीं है, पूरा माउंटेन की रेंजेस, बहुत सारी माउंटेन रेंज एक साथ मिल जाती है। Going towards east from Afghanistan it extend up to Myanmar via India, Nepal and Bhutan। ये जो माउंटेन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से शुरू होता है, जो कहां तक फैला हुआ है? म्यांमार तक। अब अफगानिस्तान और म्यांमार के बीच में क्या क्या चीजें आती है? तो इंडिया, भूटान और नेपाल, इन सारी चीजें होते हुए ये पूरी माउंटेन सिस्टम फैली हुई है। कहां से शुरुआत होता है? अफगानिस्तान से शुरुआत होती है। कहां पर खत्म होती है? म्यांमार पर खत्म होती है। बट बीच में कितना कवर करता है? तो इंडिया भी आता है, नेपाल भी आता है और भूटान भी आता है।
इट हैज मोर स्पैन इन तिब्बत इन द नॉर्थ। ये आपको कहीं ना कहीं जो हिमालयन सिस्टम का जो मेन स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा वो तिब्बत के अंदर देखने को मिलेगा। तिब्बत के अंदर ये ज्यादा फैला हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज पमीरकोट। ठीक है, ये एक माउंटेन सिस्टम है। किसका पार्ट है? पमीरकोट। पमीरकोट कहां पर आया हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का अगर आप देखते हो तो जम्मू कश्मीर से ठीक ऊपर के हिस्से में आपको पमीरकोट देखने को मिलेगा। आउट ऑफ इंडिया है, बट आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्मू मैप में अगर आप देखते हो आपके टेक्स्ट बुक के मैप्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ही कहीं ना कहीं पमीरकोट होता है। और ये जितना भी हिमालयन सिस्टम है ये पमीरकोट का हिस्सा माना जाता है। हिमालयस ऑन द होल कैन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, नॉर्थर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयस। अब अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, आप समझिए कि फिजियोग्राफी को टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से हम सबसे पहला हिस्सा देख रहे हैं नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन। जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हिमालयन सिस्टम है जो पूरी इंडिया के नॉर्थ की साइड सिचुएटेड है, जो कहीं ना कहीं 2400 किलोमीटर की उसकी लेंथ देखने को मिलती है। और अगर उसकी विड्थ देखे तो अगर उसकी विड्थ की बात करें तो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक की आपको उसकी विड्थ देखने को मिलती है। ये जो है पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक स्प्रेड हुआ है, जिसमें इंडिया, भूटान, नेपाल बीच में आता है। बट हिमालयंस का जो मेन स्प्रेड आउट है वो तिब्बत के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये किसके था? नॉर्थर्न माउंटेनस रीजन, यानी एक फिजियोग्राफी की ही बात चल रही है। अब हिमालय से इतना बड़ा है कि हिमालयस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयस। तो फर्स्ट देखते हैं नॉर्थर्न हिमालयन रीजन क्या होता है। देयर आर 3 माउंटेन रेंज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर समझना कि जो पहली बात चल रही है किसकी चल रही है? नॉर्थर्न हिमालयन रीजन, यानी नॉर्थर्न हिमालयन रीजन का सबसे मेन ये चीज है कि वहां पर 3 माउंटेन रेंज है। ठीक है, 1 माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंज और 3 माउंटेन रेंज। तीनों माउंटेन रेंज एक दूसरे के पैरेलल चलती है। पैरेलल किसको बोलते हैं? कि जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं बट कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी वो लाइफ टाइम साथ में चलेंगे बट वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर नॉर्थर्न हिमालयन रीजन में आपको 3 माउंटेन रेंजेस की देखने को मिलेगी जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के साथ चलते हैं। द नॉर्थर्न रेंज इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालयस। और ये जो नॉर्थर्न रेंज है, ठीक है, ये जो हमने देखा कि नॉर्थर्न हिमालयन रीजन है, इसको ग्रेटर हिमालयस भी बोला जाता है। It is the loftiest range among the Himalayas where there are 40 peaks which are extend height up to 7000 meters. अगर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की, यानी कि नॉर्थर्न हिमालयन रीजन की, तो ग्रेटर हिमालयस जो है वो सबसे ज्यादा लोफ्टीएस्ट माने जाते हैं। यानी कि आप सबसे ज्यादा मुश्किल चढ़ाई यहाँ पर होती है, बहुत ज्यादा लोफी होते हैं, बहुत ज्यादा स्लाइड देखने को मिलती है। मेन अगर मैं आपको बता दूं तो हिमालयस के जो माउंट एवरेस्ट वाले हिस्से हैं, ये सारी जो मतलब आप समझिए कि ये 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये तीन क्या है? माउंटेन रेंजेस है ग्रेटर हिमालयस की। तो ये है पहला पैरेलल लाइन, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो हम सबसे अंदर वाले की बात करें, यानी कि जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, जहाँ पर ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो होता है मेन ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस का सबसे ज्यादा लोफ्टीएस्ट रेंज होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल चढ़ाई होती है। उसके अलावा वहां पर आपको देखने को मिलेंगे 40 पिक्स, यानी टोटल 40 हाइटेड पिक्स आपको देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट तकरीबन 7000 मीटर्स की है। मोस्ट फेमस माउंट एवरेस्ट विच इज 8848 मीटर्स हाई। और इन 40 में से सबसे हाईएस्ट पीक वाला जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो भी इस ग्रेटर हिमालयस के अंदर इंक्लूड होता है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848, यानी 8848 मीटर की हाइट है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की, जो कहां पर सिचुएटेड है? नॉर्थर्न हिमालयन रीजन, यानी कि ग्रेटर हिमालयस के अंदर। इट इज ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। इट इज नोन एज सगरमंथा इन तिब्बत। अब ये कहां पर? माउंट एवरेस्ट कहां पर सिचुएटेड है? तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। और तिब्बत के अंदर इसको सागरमंथा भी बोला जाता है। किसको सागरमंथा बोला जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। अदर फेमस पिक्स लाइक गॉडविन ऑस्टिन और के स्क्वायर 8611 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट के बाद अगर कोई और सेकंड नंबर पर जो पीक आता है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो वो आता है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको के स्क्वायर भी बोला जाता है, जिसकी हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर्स, विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया का सबसे हाइटेड माउंटेन है, तो वो गॉडविन ऑस्टिन है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रेंज इन हिमालयंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। वही बात, हमारे यहाँ पर 3 रेंजेस है, यानी कि ग्रेटर हिमालयस, नॉर्थर्न हिमालयन रीजन के अंदर 3 पैरेलल जो रेंजेस चलती है, उसमें से हम लोग एक रेंज की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट नंबर पर है,
ठीक है, आप समझिए कि 1, 2 और 3 तो सबसे फॉरमोस्ट की बात नहीं चल रही है, सबसे लास्ट में जो आता है, ठीक है, जो अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है, जो तिब्बत, चाइना, भूटान, नेपाल सबके अंदर इंक्लूड होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो ग्रेटर हिमालयस है, जहां पर ट्रैक करना मुश्किल है, जहां पर जाना मुश्किल है, जहां पर माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड होता है, गॉडविन ऑस्टिन जैसे बड़े बड़े पिक सिचुएटेड होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। In the greater Himalayas, there are some high mountains range such as Jilapla, Nathula, Shipkila, etc. Mansarovar, China, which is considered to be the sacred holy place, is located in this range. उसके अलावा वापस अगर ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो ग्रेटर हिमालयस के अंदर जिलेपला, नथुला, शिपलिगला, इसके अलावा ये बहुत सारे बड़े बड़े आपको पिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हाइटेड पिक्स माउंटेन की रेंज देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करते हैं मानसरोवर की, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे मेन अगर बोले तो होली प्लेस में आता है, यानी कि धार्मिक स्थल में आता है मानसरोवर, जो चाइना के अंदर कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, बट कहां पर सिचुएटेड है, इस ग्रेटर हिमालयस के अंदर। ये वन ऑफ द स्कैटर्ड होली प्लेस के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये था नॉर्थन हिमालयन रीजन, ठीक है। तो वापस देखते हैं, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिजियोग्राफी क्या होता है? तो ऐसी जमीन जो इरेगुलर देखने को मिलती है, जो एक रेगुलर फॉर्म पे नहीं होती है, उसको फिजियोग्राफी बोला जाता है। फिजियोग्राफी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन और आर्कियोपॉलिस। अब इसमें से हम देखने वाले हैं सबसे पहले नॉर्थन माउंटेनियस रीजन इन डिटेल। तो नॉर्थन माउंटेनियस रीजन के अंदर हमने देखा कि जिसको हम हिमालयन सिस्टम बोलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अराउंड 2400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर की इसका आपको विड्थ देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक पूरा का पूरा फैला हुआ है, जिसके अंदर इंडिया, नेपाल और भूटान भी इंक्लूड होता है। उसके अलावा ये जितना हिमालयन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पमीर कोट के अंदर इंक्लूड होता है। अगर हम देखने जाए ये पर्टिकुलर नॉर्थन हिमालयस रीजन को, तो उसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नॉर्थन हिमालयन रीजन, दूसरा आता है ईस्टर्न हिमालयस। नॉर्थन हिमालयन रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3 माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जो तीनों माउंटेन रेंज एक दूसरे के पैरेलल चलती है। पैरेलल क्या होता है? तो एक साथ चलती है, बट कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि उस रेंज की, जगह जिसको ग्रेटर हिमालयस भी बोला जाता है, कि जो सबसे टॉप पर आती है, यानी कि सबसे पीछे की तरफ आती है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है, कि जिसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोफ्टीएस्ट है। तो वहां पर उस चीज की बात करें तो वहां पर 40 पिक्स आपको देखने को मिलेंगे और हर एक पिक 7000 मीटर से ज्यादा है। वहां पर ही हमारा सबसे बड़ा माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट है वो सिचुएट होता है, जिसकी मीटर्स मतलब हाइट है 8848 मीटर्स। उसके बाद आता है गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बीच में आता है। हमारे अगर जो हम हिमालयन सिस्टम की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा तिब्बत के अंदर फैला हुआ है। ये माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के अंदर सागरवंथा भी बोला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें वापिस वही 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस की, तो तीनों पैरेलल माउंटेन रेंज जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी मेजरली हाइट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। कि जो हमने अभी देखा कि 8000 मीटर 7000 मीटर की हाइट देखने को मिलती है, वो सेकंड जो पैरेलल रेंज होती है उसके अंदर कम हो जाती है, थर्ड के अंदर और भी कम हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें गॉडविन ऑस्टिन और हिमालयन के माउंट एवरेस्ट के अलावा, तो उसके अलावा जिलेपला, नथुला, शिलिपला, उसके अलावा भी बहुत सारे पीक देखने को मिलेंगे। और उसके बाद सबसे मेन आता है मानसरोवर, जो चाइना के अंदर इंक्लूडेड रहता है, जो इंडियंस के लिए यानी हमारे हिंदू धर्म के लिए वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेस माना जाता है, बट वहां पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा वो आउट ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, क्योंकि वो हिमालयस रेंज में आता है पूरा का पूरा। तो ये सारी चीजें जो है वो टोटली किसके अंदर इंक्लूड होती है? नॉर्थन हिमालयन रीजन। और नॉर्थन हिमालयन रीजन किसके अंदर इंक्लूड होता है? तो नॉर्थन माउंटेनियस रीजन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकेंड रेंज। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड रेंज कैसे होता है। तो देखिए कि हमने देखा था कि 3 पैरेलल रेंजेस चल रही है, फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज और थर्ड रेंज, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट और ये सारी चीजें सिचुएटेड है, जो वन ऑफ द मोस्ट पीछे की तरफ। सपोज यहाँ पर इंडिया है, इंडिया से अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट रेंज हुई, ये सेकेंड रेंज हुई, ये थर्ड रेंज हुई। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको 7000 से 8000 मीटर्स के आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, मानसरोवर, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हम देख रहे हैं सेकेंड रेंज के बारे में, मतलब कि इस रेंज के बारे में। सेकेंड रेंज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस विद द विड्थ रेंज फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर्स। आप समझिए
कि ये है हमारा ग्रेटर हिमालयस, इसकी साउथ, साउथ यानी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ। तो ग्रेटर हिमालयस के साउथ के डायरेक्शन में ये जो सेकेंड रेंज है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ किसको बोलते हैं, तो ऐसे जो जिसको हम पौड़ाई बोलते हैं, ठीक है, विड्थ, वो कम से कम कितनी है, तो आपको देखने को मिलेगी 80 से 100 किलोमीटर की विड्थ आपको सेकेंड रेंज की देखने को मिलेगी। दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंज लाइक पीर पांजल, महाभारता, नक्तीबा एक्सेट्रा। ये सारे जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन के जो पिक्स है, वो आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। मैनी हिल स्टेशन हैव डेवलप्ड इन दिस मॉडरेटली हाई रेंजेस। अब सेकंड रेंज के अंदर आपकी जितने भी घूमने फिरने की जगह है, जितने भी होली प्लेसेस है, वो सारी चीजें सेकंड रेंज के अंदर आती है। जैसे कि हिल स्टेशन जैसे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा, ये सारी भी जितनी जगह है घूमने की, ठीक है, दार्जिलिंग हो गया, धर्मशाला हो गया, उसके अलावा शिमला हो गया, ये सारी जितने भी हिल स्टेशन है, ये सारी चीजें सेकंड रेंज के अंदर यानी कि ये रेंज के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यानी हमारे जो 4 छोटे धाम है, ठीक है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, वो भी इस सेकंड रेंज के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा कुल्लू, कंगटा, कश्मीर आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नेचुरल वैली इन दिस रीजन। और इसी रीजन के अंदर आपको कुल्लू, कश्मीर जैसी, जिसको हेवन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ऐसे स्वर्ग जैसी वैली भी, सुंदर वैली आपको इसी सेकंड रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रेंज के बारे में। फर्स्ट रेंज के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ी है, जो 2400 किलोमीटर लॉन्ग, अफगानिस्तान से म्यांमार वाला सीन। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड 80 से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे मेन जो घूमने फिरने की जगह है, जितने भी हमारी होली प्लेसेस है, ये सारी चीजें इसी सेकंड रेंज के अंदर इंक्लूड होती है। अब हम देखते हैं थर्ड रेंज के बारे में, यानी कि इस रेंज के बारे में। थर्ड रेंज सिचुएटेड इन फर्दर साउथ इज नोन एज शिवालिक आउटर हिमालयस। फर्दर साउथ यानी आप समझिए कि फर्स्ट रेंज के साउथ में सेकंड रेंज थी, सेकेंड रेंज के साउथ में थर्ड रेंज आती है, जिसको क्या बोला जाता है, शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक का मतलब क्या होता है, आउटर हिमालयस, यानी कि हिमालयस के कहीं ना कहीं आउटर बॉर्डर बोल सकते हैं। क्यों आउटर बॉर्डर, क्योंकि इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो मेन सिटीज होते हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे, बाकी सारे कंट्रीज के भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ इट फॉल्स इन इंडिया। और आउटर रेंज यानी कि जो थर्ड रेंज है, उसका ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट है वो इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड रहता है। It is about 10 to 15 किलोमीटर वाइड एंड एवरेज हाइट 1000 मीटर्स। अगर हम थर्ड रेंज के विड्थ की बात करें तो थर्ड रेंज की विड्थ आपको देखने को मिलेगी 10 से 15 किलोमीटर्स की, यानी कि ये जो विड्थ होती है, ये जो पौड़ाई होती है, वो आपको 10 टू 15 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। और थर्ड रेंज का अगर एवरेज हाइट बात करें तो 1000 मीटर से बड़े हिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं। Peculiar valley formation have taken place in this range which are covered by gravel stones and thick sediments। इसके अंदर आपको ज्यादातर इस रेंज के अंदर आपको वैलीज देखने को मिलेगी, जो वैलीज बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे ग्रेवल्स, बहुत सारे सेंडिमेंट्स लेके चलती है, क्योंकि मेजोरिटी पहाड्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, वो नदी एक वैली लेके चल रही होती है, तो आपको यहाँ पर ज्यादातर आपको मिनरल्स जैसी चीजें देखने को मिलेगी। लोकली दिस आर नोन एज डून, एग्जाम्पल देहरादून, पटली दून, कोठारी दून एक्सेट्रा। मेजरली लोकल इसको दून नाम बोला जाता है, दून से, इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पे जो जगह होती है उनके नाम दून से आते हैं, देहरादून, पटली दून, कोठारी दून एक्सेट्रा, यानी कि लोकल इसको दून बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये सारे नाम से ही जो सिटीज है वो सारी चीजें डेवलप हुई है। तो ये था बेसिकली हमारे नॉर्थर्न हिमालयस के बारे में, यानी कि नॉर्थर्न हिमालयस के भी हमने देखे थे कि नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन के 2 हिस्से थे, नॉर्थर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयस। तो उसमें से यहाँ पर खत्म होता है नॉर्थर्न हिमालयन रीजन, जिसके कितने 3 पैरेलल थे, ठीक है, 3 पैरेलल माउंटेन रेंज थे। पहले के अंदर डेंसली आपको 7000 से 8000 मीटर्स वाले हाइट के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सेकंड अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको मॉडरेट देखने को मिलते हैं, मॉडरेट यानी कि जहाँ पर आपको टूरिस्ट प्लेस देखने को मिला है, होली प्लेस देखने को मिली है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और थर्ड रेंज के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आपको हिल्स देखने को मिलते हैं जो 1000 मीटर से बड़े नहीं होते। मोस्टली जितना भी हिस्सा है वो सारा इंडिया के अंदर ही कवर होता है। लोकल इसको डून बोला जाता है, इसलिए देहरादून, पटली दून, ये सारे नाम वहां पर डेवलप हुए। तो ये था बेसिकली 3 रेंज के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर्न हिमालयस, यानी ईस्टर्न हिमालयस क्या होता है। रेंजेस सिचुएटेड टू ईस्टर्न पार्ट इज लेसर हाइट, ठीक है, ईस्ट पार्ट के जो हिमालयस है, यानी कि हिमालय का जो ईस्टर्न हिस्सा है, वहां पर आपको लेस हाइट देखने को मिलेगी, यानी कि इतने बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलेंगे नहीं। सम ऑफ देम आर फेमस एट
हिल्स, कुछ जो है वो हिल्स के रेंज में फेमस है। हिल्स और माउंटेन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइट पर होते हैं उनको माउंटेन्स बोला जाता है। हिल किसको बोला जाता है, जिसको आराम से आप ट्रैक कर सकते हो, जिस पर एक आप जाकर एक लिमिटेड हाइट, सर्टन हाइट्स आपको देखने को मिलेगी। अमंग देम पटकाई हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश। अब कुछ फेमस हिल्स की बात चल रही है, तो अरुणाचल प्रदेश के पटकाई हिल्स, नागा हिल्स इन नागालैंड, नागालैंड के नागा हिल्स, उसके अलावा लुशाई जिसको मिजो हिल्स भी बोलते हैं, मिजोरम के, मिजोरम का मिजो हिल्स या उसको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, वो मिजोरम के अंदर है। दिस हिल्स आर लोकेटेड नियर द ईस्टर्न बॉर्डर एंड हैव देयर कंटिन्यूएशन इन अर्कान योमा रेंज ऑफ म्यांमार। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड कहीं ना कहीं सेवन सिस्टर का पार्ट है। ये सेवन सिस्टर कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो ये बहुत ज्यादा ईस्ट की तरफ होने की वजह से कहीं ना कहीं म्यांमार की आर्कान योमा रेंज के साथ ये लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। गारो, खासी, जैंतिया विलेज आर इन मेघालय। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जैंतिया ये सारे जो हिल्स है वो मेघालय के अंदर सिचुएटेड है। माउंटेनियस रेंज है, मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट डेवलप्ड हियर। यहाँ पर आप सेवन सिस्टर की अगर बात करते हो तो वहां पर आपको 12 महीने आपको बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि थ्रू आउट द ईयर वहां पर रेनफॉल्स आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां पर घने जंगल डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। As this is forested area, road and railway not develop much here। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर रोड और रेलवे यानी कि रोड सिस्टम और रेलवे सिस्टम इतना डेवलप्ड हुआ नहीं है। तो ये था हमारा बेसिकली ईस्टर्न हिमालयंस के बारे में, जो ईस्ट के साइड माउंटेन्स है, जिसको पर्टिकुलरली हिल्स बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने बड़े पहाड़ नहीं है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पटकाई हिल्स की, नागालैंड के नागा हिल्स की, मिजोरम के मिजो हिल्स की। ये बहुत ज्यादा ईस्ट में होने के कारण म्यांमार के आग्नान योमा रेंज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स है जो मेघालय के अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बनते हैं, यानी कि घने जंगल बनते हैं, और इन्हीं घने जंगल बनने की वजह से यहाँ पर रोड सिस्टम और रेलवे सिस्टम इतना डेवलप्ड हो पाया नहीं है। तो ये था बेसिकली पूरा का पूरा हमारे नॉर्थर्न माउंटेनियस रेंज के बारे में, जो हमने एक फिजियोग्राफी पूरा यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड फिजियोग्राफिकल रीजन, जिसका नाम है ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदान, जो खुले मैदान होते हैं उसको हम प्लेन बोलते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थर्न माउंटेनस रीजन एंड द साउथर्न पेनिसुला। अब द नॉर्थर्न प्लेन्स लोकेट कहां करता है, तो आप समझिए, हमने जो सबसे पहले पढ़ा नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, तो नॉर्थ माउंटेन रीजन, नीचे जो ट्रायंगुलर शेप होता है उसको बोला जाता है पेनिसुला। पेनिसुलर और नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन के बीच में कहीं ना कहीं सिचुएटेड होता है द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। यानी कि ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ और पेनिसुलर प्लेट, यानी नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन और पेनिसुलर के बीच में देखने को मिलेगा नॉर्थर्न प्लेन्स। This plain is formed due to the alluvial sediments brought up by Himalayan rivers such as Satluj, Ganga and Brahmaputra। अब ये प्लेन बनता कैसे है, तो जब नॉर्थ में से बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स जब पहाड़ में से कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो उनके साथ वो बहुत सारे सेंडिमेंट्स, एल्यूवियल डिपोजिट्स लेके आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग मिनरल्स, पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीजें नदी के साथ आ रही होती है। जब वो नदी एक स्टेबल लैंड पर आने लगती है तो वो सारी चीज वहीं पर नीचे बैठने लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स नीचे बैठने लग जाते हैं, यानी कि नदी के अंदर जो बॉटम साइड होती है वहां पर वो स्टे करने लगता है। At some places the layers of the sediments are about 50 meters thick। कुछ कुछ जगह पर इन नदियों के जो सेंडिमेंट की लेयर्स है वो 50 मीटर्स जितनी थिक, यानी 50 मीटर्स जितनी मोटी आपको देखने को मिलेगी। As this plain occupy a very large area in North India, these are known as Great Plains of Northern India। क्योंकि ये प्लेन जो मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है, ये नॉर्थ की तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, यानी नॉर्थर्न इंडिया के बहुत बड़े प्लेन्स इसको बोला जाता है, यानी कि बहुत बड़े लैंड, बहुत बड़े मैदान इसको बोला जाता है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो टोटल प्लेन है, यानी कि जो टोटल मैदान की अगर हम बात करें तो 2400 किलोमीटर लंबा आपको ये देखने को मिलेगा। इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्ज रिवर प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर लार्ज रिवर प्लेन अगर किसी को बोला जाता है तो वो द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक नदी के आसपास इतना लंबा प्लेन होना, यानी कि इतनी खुली जगह होना, कोई भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरो देन ईस्टर्न पार्ट। अगर हम वेस्ट और ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। यही अगर जो नदी ईस्ट की तरफ बहने लगती है तो ईस्ट तक आते आते इसका जो प्लेन है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, यानी कि छोटी होने लगती है।
The plain is almost a level land. None of its part is higher than 180 meters above sea level. अगर हम इस रिवर्स की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन्स है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेन हमारे यहाँ पर एक इक्वल लैंड के अकॉर्डिंग है, ना ये हमसे ऊंचे है या ना हमसे नीचे, यानी हमसे यानी कि एक जो बेस लेवल की लैंड होती है उसी लेवल पर ये पूरे प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं. सी लेवल यानी समुद्री तट से तकरीबन 180 लेवल से ज्यादा ऊंचे नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट हम जो लैंड पर रहते हैं वही लैंड पर ये पूरा प्लेन बना हुआ है. द प्लेन इज वेरी नैरो नियर दिल्ली. दिल्ली के आसपास आते आते ये प्लेन बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि ये जो पूरी जमीन है ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट से ईस्ट में आते हुए ये जो प्लेन है ये नैरो होता जाता है. द सतलुज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली व्हाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट. ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वेस्ट के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा सतलुज प्लेन और ईस्ट के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा गंगा प्लेन्स. वहीं पर अगर आप वापस समझे कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली के अगर वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सतलुज प्लेन यानी सतलुज नदी के आसपास का प्लेन. वहीं पर अगर ईस्ट में देखोगे तो आपको गंगा नदी का प्लेन देखने को मिलेगा, गंगा प्लेन्स. द प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया. प्लेन्स को हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई एक प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया बताया गया है. क्यों? क्योंकि प्लेन है ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वगैरह उगती है, खुली हवाएं चल रही होती है, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है. Important cities such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata, etc. situated in this plane. इस प्लेन के अंदर हमारे यहाँ पर मेजर हमारे इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी सिचुएट है. कौन कौन सी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसी बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज है वो सारी सिटीज इन्हीं प्लेन्स के अंदर सिचुएटेड है. सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयस. सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु जो है वो मेन नदी है जो अलग अलग 7 नदियों के समूह से बनती है. तो ये इसके जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सिंधु नदी की जितनी भी अलग अलग जो नदियां उसमें से बनती है वो सारी ही नदियां हिमालय में से ओरिजिनेट होती है. कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड DOAB, डोब. ठीक है, दो नदियों के बीच का जो एक पार्ट होता है उसको डोब बोला जाता है, DOAB. अब डू मीन्स टू, डू मीन्स टू एंड AB मीन्स वाटर. AB मीन्स क्या होता है? वाटर. अब आप इस समझिए, जब दो नदी के बीच में कोई जगह होती है तो उसको डूब बोला जाता है, DOAB. DO मतलब दो, AB यानी कि वाटर. थर्ड, द प्लेन विच इज फॉर्म बाय 5 रिवर इज कॉल्ड पंजाब. ठीक है, और जो 5 नदी के समूह से एक जो स्टेट बनता है उसको हम बोलते हैं पंजाब, जहां पर 5 नदी एक साथ अपना मिलाप करके 5 नदी का समूह होता है. मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन द पाकिस्तान. आधा से ज्यादा ये जो मोस्ट ऑफ द, अगर हम इस प्लेन की बात करें, हमने देखा कि 2400 किलोमीटर का ये प्लेन है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो प्लेन है वो पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएटेड है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हमारे फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर प्लेन है यानी कि ये जो नॉर्थर्न प्लेन है इसको भी हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ, यानी कि 4 तरीके से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. अब कौन कौन से 4 हिस्सों में ये प्लेन को डिवाइड किया हुआ है? तो पहला है भबार, तराई, बंगार एंड खदार. ये 4 हिस्सों में हमने इस प्लेन को डिवाइड किया हुआ है. हमने यानी कि हमारे फिजियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से प्लेन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. कौन सा? भबार, तराई, बंगार और खदार. A small and narrow belt of gravels and stone lies parallel to the river from Sindhu up to Tista River in Shivalik foothills. एक जो छोटे और नैरो ग्रेवल्स के बेल्ट होते हैं, ठीक है, ग्रेवल्स और अलग अलग स्टोन्स के यानी कि अलग अलग तरह के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे. तो ये हमारे यहाँ पर पैरेलल चलते हैं. पैरेलल कहां तक चलते हैं? तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता रिवर तक. ठीक है, सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक हमारे यहाँ पर शिवालिक फुटहिल्स. शिवालिक फुटहिल्स क्या होता है? तो हमने अभी आगे देखा था कि जो माउंटेनियस रीजन का जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, वो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक. शिवालिक फुटहिल्स यानी कि वो तीसरे लेयर के फुटहिल्स के अंदर ये पूरी नदी जो है वो पैरेलल ही चलती है. और पैरेलल क्या चलता है? उसके साथ साथ स्टोन्स और ग्रेवल्स भी आपको देखने को मिलेगा. दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड. ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है, ये जो हिस्सा है वो आपको 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा देखने को मिलेगा. इट्स कॉल्ड बबार और इसी पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है बबार. द तराई रीजन विच इज मोर ह्यूमिड एंड मार्शी कम्स नेक्स्ट. और उसके बाद आता है तराई रीजन जो बहुत ज्यादा मार्शी और ह्यूमिड है, यानी यहाँ पर आपको भेद ज्यादा देखने को मिलेगा, गीली मिट्टी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी. डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन हियर. ठीक है, यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल देखने को मिलेंगे, अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को
मिलेंगे। द ओल्ड एल्यूविलियम इन द प्लेन्स इज कॉल्ड बगार। और जो हमारे यहाँ पर प्लेन्स में ओल्ड एल्यूवियल डिपोजाइट्स होते हैं, यानी कि जो पहले के एल्यूवियल डिपोजाइट्स आए होते हैं, एल्यूवियल सॉइल होती है, वो सारी चीजों को बोला जाता है बगार। Due to the consistent depositing, it develops a terrace shape which is at a higher level than flood plains. और बहुत ज्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट्स आने की वजह से ये क्या करता है, टेरेस फॉर्म क्रिएट करता है, यानी कि एक लैंड लेवल से थोड़ा टप हायर आता है, ठीक है। यानी कि आप समझोगे ये जमीन है, तो बहुत सारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होने के बाद ये जो पर्टिकुलर लैंड होती है, ये लैंड है, तो ये जो होती है वो इस हायर लेवल पर चली जाती है। थर्ड, न्यू सेडिमेंट ऑफ द फ्लड इज कॉल्ड खदार। और यही खदार किसको बोलते हैं, जब वहां पर नए सेडिमेंट्स बनते हैं। नए सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि उन रीजन्स में आपको बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो जब फ्लड आती है तो वो जो पर्टिकुलर पहले के सेडिमेंट्स होते हैं वो हट के नए सेडिमेंट्स डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं, और वही पर्टिकुलर नए डेवलपमेंट जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है खदार। यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो चार प्लेन्स डिवाइड किए उसको ऐसे चार हिस्सों में अलग अलग नहीं बोलता कि ये ए हिस्सा है जो इसको खदार बोलेंगे, बी हिस्सा है इसको बगार बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अलग अलग एक लोकेशन बताई गई कि यहाँ पर जो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर का, जहाँ पर ग्रेवल्स और स्टोन पैरेलली चल रहे होते हैं, जो शिवालिक फुटहिल्स के अंदर से बहती है, वहां पर वो पर्टिकुलर जगह को क्या बोला जाता है, बबार, ठीक है। उसके बाद बगार और उसके बाद खदार, अलग अलग जगह पर, यानी कि अलग अलग चीज वहां पर क्या प्रोसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग उस चीज को डेवलप किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उस प्लेन को डिवाइड किया गया है। तो ये था बेसिकली हमारे यहाँ पर ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन के बारे में, यानी कि प्लेन्स यानी कि जो नॉर्थर्न की तरफ जो मैदान है उसके बारे में, जो कहां पर आता है, तो नॉर्थर्न माउंटेन और पेनिसुलर के बीच में आपको देखने को मिलता है। 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जहां पर ऑलमोस्ट हमारी बड़ी बड़ी सिटीज जैसा इलाहाबाद हो गया, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे अनेक सिटीज इसके अंदर कवर हो जाती है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्लेन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। मेन यहाँ पर सतलुज और गंगा नदी के प्लेन्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आप दिल्ली से देखते हो तो दिल्ली के वेस्ट में आपको सतलुज प्लेन देखने को मिलता है, ईस्ट में आपको गंगा प्लेन देखने को मिलता है, और यहीं पर इस प्लेन के अकॉर्डिंग सारी चीजें डेवलप्ड होती रहती है। हमारे यहाँ पर रिवर साइड जो प्लेन्स होते हैं, यानी कि नदी के आसपास की जो जगह होती है, वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर डेवलप्ड हुई है। और इसी के बाद हमने ये पर्टिकुलर इसी प्लेन्स को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बबार, तराई, बंगार और खदार, और अलग अलग चीज अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन चीज को हमने डिवाइड की हुई है। तो ये था बेसिकली ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।